नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर लगी मोहर। विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए गोला नदी के आसपास के एरिया को किया फ्री जोन। धामी सरकार कर रही 2024 के आम बजट की तैयारी, मगर पिछला बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए कई विभाग। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी खर्च नहीं हुआ बजट। लोकसभा चुनाव से पहले सुस्त पड़ी उत्तराखंड कांग्रेस, न कोई प्लानिंग न ही दिग्गजों के दौरे की सुगबुगाहट। कैसे लगेगी कांग्रेस की नैया पार? अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस निकालेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वीआईपी के नाम का खुलासा और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की होगी मांग। और सरकारी अस्पताल में मरीजों को ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। जेनरिक दवाइयां लिखने के दिए निर्देश, चिकित्सकों की मनमानी पर लगेगी लगाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक के दौरान कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत। वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 25 पदों पर होगी भर्ती, संविदा से भरे जाएंगे बचे हुए पद। आवास विभाग के तहत नई नजूल नीति पर मुहर लगने तक पुरानी नजूल नीति 2021 ही रहेगी लागू। ऊर्जा विभाग के अनवेल रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने को मंजूरी। आयुष विभाग में अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे। हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गोला नदी पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते आसपास के एरिया को किया गया फ्री जोन, नहीं हो सकेगा कोई दूसरा निर्माण। खटीमा में बार एसोसिएशन के चैम्बर की लीज बढ़ाई गई। गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक लोन लेने को मंजूरी। संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी। शहरी विकास विभाग के तहत कैंट बोर्ड एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी। उत्तराखंड की धामी सरकार जहां 2024 के आम बजट की तैयारी कर रही है, तो वहीं हैरानी इस बात की होती है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में कई विभाग बजट खर्च ही नहीं कर पाए, यानी कि विभागीय बजट को खर्च करने में सुस्त नजर आए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया था, उसे भी खर्च करने में कई विभाग फिसड्डी साबित हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बजट खर्च करने में फिसड्डी विभाग। पिछला बजट खर्च करने में कई विभाग सुस्त। सीएम की घोषणाओं का बजट भी नहीं हुआ खर्च। नया साल शुरू हो चुका है। वित्त वर्ष 2024 के आम बजट की तैयारी चल रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि पिछला बजट ही अभी तक विभाग खर्च कर पाने में फिसड्डी साबित हुआ है। आंकड़ों के लिहाज से आपको बताते हैं कि दिसंबर महीने तक किस विभाग ने कितना बजट खर्च किया है और किस विभाग को कितना बजट पास किया गया था। ग्रामीण विकास में 1965 करोड़ बजट पास हुआ, जिनमें से 676 करोड़ खर्च हुए। पीडब्ल्यूडी विभाग में 1681 करोड़ का बजट पास हुआ था, जिसमें से 775 करोड़ रुपए खर्च हुए। ऊर्जा विभाग की बात करें तो 1194 करोड़ का बजट पास हुआ था, जिसमें से 262 करोड़ रुपए खर्च हुए। शहरी विकास का 1116 करोड़ का बजट था, जिसमें से 242 करोड़ विभाग ने खर्च किए। आपदा प्रबंधन विभाग का बजट 1082 करोड़ का था, जिसमें से सिर्फ 70 करोड़ रुपए खर्च हुए। सिंचाई विभाग की बात करें तो 736 करोड़ पास हुआ था बजट, इसमें से सिर्फ 116 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं उद्यान विभाग में 236 करोड़ का बजट पास हुआ था, जिसमें से 6 करोड़ सिर्फ खर्च हुए। समाज कल्याण विभाग को 167 करोड़ का बजट मिला था, जिसमें से 13 करोड़ रुपए खर्च हुए। पर्यटन विभाग को 165 करोड़ का बजट मिला था, जिसमें से सिर्फ 72 करोड़ रुपए खर्च हुए। गृह विभाग को 104 करोड़ का बजट मिला, जिसमें से सिर्फ 67 करोड़ रुपए खर्च हुए। उच्च शिक्षा के पास 65 करोड़ का बजट था, जिसमें से सिर्फ 41 करोड़ रुपए खर्च हुए। वन विभाग की बात करें तो 80 करोड़ के बजट में से सिर्फ 21 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुख्यमंत्री घोषणाओं के लिए 65 करोड़ के बजट में से सिर्फ 28 करोड़ खर्च हुए।
कृषि विभाग में 63 करोड़ में से सिर्फ 35 करोड़ रुपए खर्च हुए। खेल विभाग में 55 करोड़ के बजट में से 24 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्वास्थ्य में 44 करोड़ के बजट में से 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। युवा कल्याण के 23 करोड़ के बजट में से 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये हाल तब है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा वित्त वर्ष शुरू होने से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी विभागों को हिदायत दी जा रही है कि वो बजट खर्च करने में तेजी दिखाएं, पीछे न रहें। ऐसे में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आगामी वित्त वर्ष में जो विभाग चालू वित्त वर्ष में सही तरीके से बजट खर्च नहीं कर पाएगा, उनको आगे उसी हिसाब से बजट दिया जाएगा। ज्यादातर विभागों ने थोड़ा तेजी लाई है। मैं भी अपेक्षा कर रहा हूँ हमारा बजट सत्र आए। हालांकि इस बजट सत्र का जो वर्तमान है वो मार्च 2024 तक होना है। उससे पहले ठीक से वो पूरा उस पर खर्च करें ताकि आने वाले बजट में उनके खर्च के अनुसार जैसा उन्होंने खर्च किया है, यदि उन्होंने कम खर्च किया है तो आने वाले बजट में फिर उसी प्रकार से उनको कटौती भी करेंगे, क्योंकि ये नहीं होगा कि आप पिछला खर्च ना करें, आगे की अपेक्षा करें। ये वास्तव में प्रदेश के विकास को लेकर चिंता की बात है कि जो बजट विकास कार्यों को गति देने के लिए विधानसभा से पास किया जाता है, उसे खर्च करने में कई विभाग दिलचस्पी ही नहीं दिखाते। सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि अमूमन ये देखा जाता है कि जो विभाग बजट खर्च नहीं कर पाते, उनको इसी हिसाब से आगामी वित्त वर्ष में बजट आवंटित किया जाता है। नहीं, हर साल की जो बजट प्रिपरेशन है, बजट प्रिपरेशन के समय वित्त विभाग किसको क्या बजट देना है उसकी असेसमेंट करते समय इस बात को जरूर ध्यान रखते हैं कि कौन से विभाग ने अपने बजट के सापेक्ष व्यय किया है, कौन से विभाग ने व्यय नहीं किया है। ये यूजुअली वित्त विभाग के कंसिडरेशन में रहता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आगामी वित्त वर्ष में ऐसे विभागों को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं जो बजट को खर्च करने में सुस्त रवैया अपनाए हुए हैं। वहीं सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि ये परंपरा पहले से चली आ रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर वास्तव में इसी परंपरा के तहत विभागों को बजट मिलता है और वो बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसके तहत दिए गए बजट को सही ढंग से विभाग खर्च कर पाएगा, क्योंकि अब तक अधिकतर विभाग बजट को खर्च कर पाने में सुस्त नजर आया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अपनी विधानसभा चंपावत की लाभार्थियों के साथ संवाद किया, जिसमें उन्होंने लाभार्थियों से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक लिया। वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इन योजनाओं का ग्रामीण लाभ भी उठा रहे हैं। आज का जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र है, जो हमारी यात्रा 23 नवंबर से 26 जनवरी तक चल रही है, उसी कार्यक्रम के कक्ष में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधे लाभार्थियों के साथ संवाद किया गया। आज हमारे पास लगभग 11 विभागों के 300 से अधिक लाभार्थी यहाँ आज उपस्थित हुए और प्रयास किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिक लाभार्थियों से उनका जो है संवाद बनाया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ उत्तराखंड बीजेपी बूथ स्तर से लेकर पीएम मोदी की जनसभा तक की तैयारी कर चुका है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस फिलहाल इस तैयारी में पिछड़ती दिखाई दे रही है। ना तो कांग्रेस के पास चुनाव को लेकर कोई प्लानिंग है और ना ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे की कोई सुगबुगाहट। ऐसे में सवाल है कि हाशिए पर गई कांग्रेस का आखिर कौन बनेगा खेवनहार और कैसे लगेगी कांग्रेस की नैया पार। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले सुस्त पड़ी कांग्रेस। चुनाव को लेकर ना तो कोई प्लानिंग, ना ही दिग्गजों के दौरे की सुगबुगाहट। हाशिए पर गई कांग्रेस का कौन होगा खेवनहार, कैसे लगेगी कांग्रेस की नैया पार। उत्तराखंड बीजेपी फिर से प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने के मकसद से चुनाव की तैयारी करती दिख रही है। बूथ स्तर से लेकर पीएम मोदी के दौरे तक का प्लान बीजेपी तैयार कर चुकी है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस कड़ी में बेहद कमजोर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड की जगह सुस्त रवैया अपनाए हुए है। इसके पीछे की वजह फिलहाल कांग्रेस ही बता सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यदि विश्लेषण किया जाए तो इस समय कांग्रेस की ना तो कोई प्लानिंग दिख रही है और न ही दिग्गज नेताओं के दौरे को लेकर कोई सुगबुगाहट। चुनाव के दौरान कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती देने का काम करते हैं और इसके लिए जरूरत होती है उन्हें बूस्टअप करने की, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की,
लेकिन ना तो प्रदेश कांग्रेस के नेता और ना ही दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं से संवाद करते दिख रहे हैं। ऐसे में पार्टी का कमजोर होना लाजमी है। हैरानी की बात तो ये है कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी को बदलकर शैलजा को जिम्मेदारी सौंपे 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कुमारी शैलजा एक बार भी उत्तराखंड दौरे पर नहीं आई, जबकि माहौल लोकसभा चुनाव का है। ऐसे में अब तक ना तो प्रदेश कांग्रेस की कोई अहम बैठक हुई और ना ही कार्यकर्ताओं से कोई संवाद, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खुद को ठगा सा महसूस करने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर रही है कि पार्टी की कमियों के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, कुछ कमियां रहती हैं चुनाव के वक्त में, रही हैं चुनाव के वक्त में। अगर कमियां न होती तो चुनाव क्यों हारते हम अपनी कमी स्वीकार करते हैं, लेकिन हम भाजपा की तरह प्रदेश की जनता को ठगने का काम नहीं करेंगे, हम छलने का काम नहीं करेंगे। कांग्रेस की न संस्कृति रही है, न कांग्रेस के विचार रहे, न कांग्रेस के सिद्धांत रहे, न कांग्रेस की नीति रही है। कांग्रेस ने हर हमेशा काम किया है। दरअसल एक के बाद एक हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने देवेंद्र यादव से प्रभारी की जिम्मेदारी वापस लेते हुए कुमारी शैलजा को उत्तराखंड कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया, जिसके बाद उम्मीद जगने लगी कि नए प्रभारी के रूप में शैलजा कांग्रेस में नई जान डालने का काम करेंगी। लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनका कोई दौरा ना होना ये बताता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं है। बीजेपी जहां केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ पीएम मोदी के दौरे को लेकर शेड्यूल तय कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस के पास इस बात की जानकारी तक नहीं कि राहुल प्रियंका उत्तराखंड दौरे पर आएंगे भी या नहीं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की बात करें तो अब कांग्रेस की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आगामी चुनाव में कुमारी शैलजा के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है। बता दें कि इससे पहले शैलजा साल 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बतौर स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल रही थी, लेकिन अब उन्हें उत्तराखंड प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। देवेंद्र यादव कांग्रेस नेताओं की जिस गुटबाजी पर लगाम लगाने में नाकाम रहे, शैलजा के सामने सबको एकजुट करना पहली चुनौती रहेगी। हालांकि फिलहाल अभी तक तो कांग्रेस में कोई बदलाव देखने को मिल नहीं रहा। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस की नैया कैसे लगेगी पार। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर 15 जनवरी को उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी देवभूमि दौरे पर आएंगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कुमारी शैलजा अपने इस दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगी, जिसमें कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। देखिए, 15 जनवरी को उत्तराखंड की प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी यहाँ पर आएंगी। सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, हमारे AICC के सदस्य हैं, PCC के सदस्य हैं, जिला अध्यक्षगण हैं और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं। उनके साथ बैठकर 2024 के चुनाव के संबंध में, लोकसभा चुनाव के संबंध में संवाद स्थापित करेंगी और बूथ कमेटी और मंडल कमेटियों के बारे में सारे लोगों से राय मशवरा किया जाएगा। वहीं राजधानी देहरादून पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस संचार विभाग की नवनियुक्त प्रभारी चयनिका उनियाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी दी। चयनिका ने बताया कि राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करेंगे। यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी महिलाओं के आत्मसम्मान के हक में अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए 14 जनवरी से प्रदेश भर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। इस यात्रा का मकसद यही है कि पिछले 10 सालों में जो हमारे देश के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा हो, जिस तरह से किसानों के साथ में अन्याय हुआ, हमने देखा कि 1 साल तक किसान उन काले कानूनों के विरुद्ध जो है बैठे रहे सड़कों पे। करीबन 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो, चाहे आप बिल्किस बानो में केस में अपराधियों को छोड़ने का मामला हो, और जिस तरीके से अपराध दर बढ़ने का मामला हो, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता जो दिखाई देती है केंद्र सरकार की। पौड़ी से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने भी बताया है कि पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए 14, 15 और 16 जनवरी को सभी ब्लॉक में
भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें वीआईपी के नाम का खुलासा करने के साथ ही बीजेपी की विधायक रेणु बिष्ट के पर कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी। को हमारे आदर्श नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उनके द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जो कि मणिपुर इंफाल से होना है। यह यात्रा 6700 किलोमीटर लंबी है और इस यात्रा की तर्ज पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय करण महाराज जी, तो उनके द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि पूरे ज़िलों में जो है, उत्तराखंड के सारे ज़िलों में जो है 14, 15 और 16 को न्याय यात्रा निकाली जाएगी और वो जो है न्याय यात्रा अंकिता भंडारी के रूप में निकाली जाएगी। इस सरकार से पूछा जाएगा कि अंकिता के दोषियों को आप कब तक संरक्षण देते रहेंगे। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इसके लिए पंचायती राज सचिव हरिश्चंद्र सेमवाल ने आदेश जारी किया। सरकार के इस आदेश पर रजनी भंडारी के पति और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत के बल पर सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि रजनी भंडारी पर 2012 व 13 में आयोजित नंदा राजजात के निर्माण कार्य में टेंडर में गड़बड़िया का आरोप है। देखिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जब कमिश्नर की जांच में कोई भी तनियमितता नहीं पाई गई, कोई भी रुपये का जो है लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से चुनाव हारे हैं और चुनाव का बदला लेने के लिए वो जो है सरकार की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो ये सरकार है, सरकार चमड़े के सिक्के चला रही है, जैसे मर्जी वैसे कर रही है और अपनी ताकत के बल पे चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से जो है हटा रही है। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी, भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, उन पे कड़ा प्रहार हमारी सरकार करेगी। चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष के संबंध में इसी प्रकार की शिकायतें आई हैं। उसमें प्रशासनिक स्तर पर जांच हुई है और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए और उसी आधार पर उनको पद से हटाया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में इन दिनों खूब राजनीति हो रही है। सूबे में एक धड़ा न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता हुआ सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे ब्लैकमेलिंग की राजनीति करार दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार शुरुआत से ही गंभीर है और यही कारण है कि हत्याकांड के आरोपी आज भी सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग सरकार के खिलाफ छिड़ती नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां विपक्ष न्यायालय और कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं अपना रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग की जा रही है, जिससे मामले को भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि अंकिता मामले पर सरकार के द्वारा पहले ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके न्याय प्रक्रिया पर विश्वास न होना बताता है कि विपक्ष अंकिता हत्याकांड मामले में राजनीति कर रहा है। वहीं कानून के जानकार मानते हैं कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो सब्र करने की जरूरत है। देखिए, सोशल मीडिया को तो मैं दोष नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जो लोग इस तरह से करवा रहे हैं, जैसे कांग्रेस खुलकर सामने आई हुई है और भी तमाम दल पीछे से हो सकते हैं कि जो इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उस परिवार की भावनाओं से खेल रहे हैं, निश्चित तौर पर निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। और जब मामला न्यायालय में चल रहा है, अगर उनके पास ऐसा कोई प्रूफ, ऐसे कोई एविडेंस है, तो उन्हें न्यायालय के समक्ष उसे पेश करना चाहिए। और या जो न्यायिक अधिकारी जो आयु उसमें जांच अधिकारी है, उस जांच अधिकारी को वो वीडियो या जो भी उनके पास फुटेज या जो भी उनके पास एविडेंस है उसे देना चाहिए। और जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसको सोशल मीडिया में या किसी अन्य माध्यम से वायरल करना चाहिए। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि यदि वीआईपी के नाम को लेकर सटीक जानकारी और सबूत हो तो एसआईटी को उपलब्ध कराए जाएं, जिससे जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में जांच जिस दिशा में होनी चाहिए थी उस दिशा में नहीं हो रही है। अगर अभी भी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उसके पास कोई पुख्ता जो है सबूत है, एविडेंस है, तो हमारी जांच अभी भी खुली है, विवेचना अभी खुली है। सीआरपीसी पूरी तरह जो है इसको अधिकृत करता है कि किसी भी विवेचना अधिकारी को कि जो भी विवेचना
कोर्ट में अगर इवन ट्रायल चल रहा तो वो एसआईटी के समक्ष इवन कोर्ट में भी जो है अपना जो है वो जो उनके पास है तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं और पुलिस जो है उस पर पूरी तरह संज्ञान लेगी। अभी भी जो हमने कल बात की, हमने अंकिता के पिता के पत्र के आधार पर कहा है। जब वो एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो कह रहे हैं ना, हम तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जांच कराने में कहाँ दिक्कत है। हम यही तो कह रहे हैं केवल कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच हो जाए, दूध का दूध पानी हो जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भले ही सरकार की ओर से सख्त पैरवी कोर्ट में की जा रही हो, लेकिन विपक्ष और कुछ लोग सोशल मीडिया पर जंग छेड़े हुए हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। हालांकि ये पूरा मामला बेहद संजीदा है, जिस पर राजनीति से इतर सभी दलों को मिलकर सहयोग करने की जरूरत है, ताकि उत्तराखंड की बेटी अंकिता और उसके परिवार को जल्द न्याय मिल सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर लोहाघाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए क्षेत्र में जगह जगह पर शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आशा वर्कर्स भी लोगों को जागरूक कर रही हैं। आयुष्मान कार्ड प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बने, जिससे कि जो अस्पताल में अभी तो 5 लाख तक की इलाज की फ्री सुविधा उपलब्ध है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएँ। उसी की कागज़ बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हमारे ब्लॉक में लगभग हम 50% के आसपास बना चुके हैं और बाकी बनाने की प्रक्रिया जोर शोर से चली है। वहीं सरकारी अस्पताल में मरीजों को ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी कई बार कह चुके हैं कि कोई भी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिखेगा, मगर अस्पतालों में इसके उलट मामले देखने को मिले। मगर अब मरीजों के पर्चे में बाहर की दवाइयां लिखने वाले चिकित्सकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सचिव स्वास्थ्य राजेश कुमार ने सभी सीएमओ को निर्देशित किया है कि पर्चे में जेनरिक दवाइयां ही लिखी जाए। निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस लिखित में भी पारित किए हैं सभी सीएमओस को कि जेनरिक ड्रग्स का ही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स लिखें और इसका अगर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये भी हम लोगों ने अवगत कराया है। समय समय पे जब हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं सीएमओ के साथ और बाकी जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, उन सबको हम लोग अवगत कराते हैं। जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसमें भी हम लोग रेगुलरली लोगों को अवगत कराते हैं कि ये एक जन भावना से जुड़ी हुई चीज़ है और हम बार बार उस जियो का भी उनको उल्लेख करते रहते हैं। ये खबर मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए है। आपको बता दें कि मसूरी माल रोड में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उप जिलाधिकारी दीपक सैनी ने कहा है कि माल रोड पर 28 फरवरी तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। साथ ही वहां खड़े होने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासियों के प्रवेश के लिए पास जारी किए जाएंगे। पूर्व में भी हमने जो है मॉल रोड की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग कॉल की थी 6 जनवरी को। उसमें हमने सभी स्थानीय जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनवाइट किया था। उनके सुझावों को उनका संज्ञान लेते हुए और जो शासन से हमारे निर्देश हैं उनके क्रम में हम लोगों ने इसको व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम बनाए थे। तो उन सुझावों के तहत हमने जिन जिन चीज़ों को देखा और सारी जो विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, उन चर्चाओं के बाद में कुछ उसमें सुझाव जो थे वो टाइमिंग्स को लेकर थे। तो उस टाइमिंग को एक्सेप्ट करते हुए हमने जो है अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ट्रैफिक की मूवमेंट पे मॉल रोड पे, तो उसका जो समय है वो दिनांक 28 फरवरी 2024 तक जो है उसमें शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मॉल रोड के ऊपर ट्रैफिक की मूवमेंट बाधित रहेगी। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीण दहशत में है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से मुआयना किया है, जहां टीम को खेत के बीच तेंदुआ नजर आया है। रुद्रपुर वन प्रभाग के रेंजर बीएस केड़ा ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग मौके पर पहुंचकर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। मामला ये जंगल के किनारे गाँव है, यहाँ एक तेंदुआ भी ड्रोन के द्वारा देखा गया है।
ड्रोन से जब लगाया तो देखा गया कि पहले दूसरे खेत में था, अब गन्ने के खेत में चले गया। तो गन्ने के खेत में छुपा है, भी फिर लगा रहे हैं ड्रोन। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई जाएगी, जो भी होगा, जैसे पकड़ने का होगा या टेम्पलाइज करने होगा, जो भी अपने सीनियर अफसर को सूचना देने के बाद तभी आगे कार्रवाई करेंगे। हमने यहाँ पे एक शेर देखा, ठीक है, जो रात भर परेशान किया हम लोगों को। हमने 102 को भी फ़ोन किया था रात को, फिर एसओ साहब को भी फ़ोन किया, वो भी नहीं आए कोई उस समय। तो फिर वन विभाग की टीम आके फिर भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं भगवानपुर में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के देवबंद और सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये लोग भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं। इनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई। थेफ्ट व्हीकल रिकवरी के लिए थाना स्तर पर टीमें गठित करके प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में थाना भगवानपुर पुलिस की टीम ने इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य करते हुए 12 चोरी गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें से 5 थाना भगवानपुर से संबंधित हैं एवं अन्य के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। वहीं अल्मोड़ा जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्र में एक युवक को कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ ही गिरफ्तार किया है। मौके से करीब 400 लीटर कच्चा लहन बरामद किया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया है। खास बात यह है कि इन युवकों ने YouTube की मदद से कच्ची शराब बनाना सीखा था। पुलिस के मुताबिक एक भाई को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा भाई मौके से फरार है। रेगढ़ पुलिस द्वारा औचक चेकिंग के दौरान कुटीकुआं गांव में पूरन सिंह नाम के व्यक्ति को अपने ही घर में अवैध शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसका एक भाई पान सिंह मौके से फरार हो गया। पूछताछ के दौरान पूरन सिंह ने बताया कि ये कच्ची शराब बनाना उसने YouTube से सीखा है। फरार व्यक्ति को पुलिस द्वारा तलाश किया जा रहा है और जल्दी वो गिरफ्तार किया जाएगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर लगी मोहर। विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए गोला नदी के आसपास के एरिया को किया फ्री जोन। धामी सरकार कर रही 2024 के आम बजट की तैयारी, मगर पिछला बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए कई विभाग। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी खर्च नहीं हुआ बजट। लोकसभा चुनाव से पहले सुस्त पड़ी उत्तराखंड कांग्रेस। न कोई प्लानिंग, न ही दिग्गजों के दौरे की सुगबुगाहट। कैसे लगेगी कांग्रेस की नैया पार? अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस निकालेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वीआईपी के नाम का खुलासा और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की होगी मांग। और सरकारी अस्पताल में मरीजों को ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। जेनेरिक दवाइयां लिखने के दिए निर्देश। चिकित्सकों की मनमानी पर लगेगी लगाम।